हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं इसी तरीके से हैं, पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से हॉलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि इस तरीके के पढ़ने से चीज़ें हमारे मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक बनी रहती हैं। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं। वो बस एक बार थ्योरी पढ़ते हैं और उसमें भी रिवीजन नहीं करते हैं। पहले पन्ने से पढ़ेंगे आखिरी पन्ने तक, फिर इसको रख देंगे, फिर आएगा साल 6 महीने बाद नंबर, तब तक जो पढ़े रहते हैं वो भूल जाता है। तो जब इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर क्रमशः, तो चीज़ें हमको याद रहती हैं। और इसमें क्लास में अगर आप लोग देख रहे होंगे तो आप लोगों को पता चल रहा होगा इसी में हम लोग मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कैसे करते हैं। मतलब एक ही चीज़ को बार बार रिवीजन करते हैं और एक ही चैप्टर खत्म होने में एक चीज कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग भाग 9 पढ़ रहे थे। भाग 9 पंचायती राज, ये पढ़ चुके थे। इसका भाग 9 पंचायती राज, स्थानीय शासन का विकास क्या होता है, उससे संबंधित जो अनेक समितियां थी क्या क्या थी, कौन कौन सी समिति ने क्या क्या सुझाव दिया, ये भी पढ़ चुके थे। 73वें संविधान संशोधन के बारे में कुछ बातें पढ़ चुके थे। अब हम लोगों की आज की क्लास है संशोधन जो हुआ था, संशोधन के मुख्य प्रावधान क्या क्या है। मतलब कुछ कुछ अनुच्छेद पढ़ेंगे जो जो एग्जाम में पूछा जाता है और इंपॉर्टेंट है और उसको हमें पता होना ही चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो ये संशोधन के मुख्य प्रावधान। संशोधन हम लोगों को पता है 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज जोड़ा गया। 1992 में अधिनियम आया था और 93 में इसको लागू किया गया था। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब इस संशोधन के मुख्य प्रावधान में हम लोग कल की क्लास में पढ़ चुके थे। अनुच्छेद 243 से लेकर के 243 ओ तक आते हैं। मतलब 243 से 243 ओ तक टोटल 16 अनुच्छेद आ जाते हैं, क्योंकि ओ मतलब ए से लेकर के ओ तक 15 और प्लस एक 243 एक आ जाता है, तो 15 एक 16 अनुच्छेद आ जाते हैं। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब मुख्य मुख्य अनुच्छेद पढ़ेंगे क्या क्या है। अनुच्छेद 243 में क्या है, ग्राम सभा। पहला ही अनुच्छेद है 243 और उसमें ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। यह बताया गया है कि ग्राम सभा होती क्या है। मतलब ग्रामीण स्तर पर जो पंचायत क्षेत्र होता है, उस पंचायत क्षेत्र के भीतर जो निर्वाचक नामावली होती है, जिसमें 18 साल से ऊपर लोगों का नाम लिखा होता है, जो जो वोट देते हैं, तो निर्वाचक नामावली में जिन जिन लोगों को शामिल किया जाता है उन उन लोगों से मिल करके जो निकाय बनती है वो होती है ग्राम सभा। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। ग्राम सभा क्या होती है, ग्रामीण स्तर पर मतलब पंचायत क्षेत्र के भीतर, एक पंचायत क्षेत्र जो होता है, पूरा पंचायत क्षेत्र जिसमें कई गांव भी आ जाते हैं, तो उस पंचायत क्षेत्र के भीतर निर्वाचक नामावली में शामिल व्यक्तियों से बना जो समूह होता है, इससे बना जो ग्रुप होता है, जो निकाय होता है, उसे कहते हैं ग्राम सभा। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है। ग्राम सभा हम लोगों को पता होना चाहिए। ठीक, अब ये हो गया अनुच्छेद 243। अब देखते हैं अनुच्छेद 243 ए। ऐसे सारे अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे कि ए में क्या है, 243 ए, 243 बी, 243 सी से लेकर के ओ तक। जो मुख्य मुख्य हैं वो चीजें पढ़ेंगे। ठीक, तो अनुच्छेद 243 ए में क्या जाता है, ए में बताया है कि राज्य विधानमंडल, जैसे उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य विधानमंडल है, ये ग्राम सभा से संबंधित जो होता है वो नियम और कानून बनाता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। तो ग्राम सभा से संबंधित नियम और कानून कौन बनाता है, राज्य विधानमंडल। और ग्राम सभा की बैठक के बारे में, गठन के बारे में और कार्य के बारे में ही जो नियम बनाया जाता है वो नियम राज्य विधानमंडल के द्वारा बनाया जाता है। तो 243 अनुच्छेद में ग्राम सभा आ जाती है। 243 ए में विधानमंडल के द्वारा ग्राम सभा से संबंधित कानून के निर्माण के बारे में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 2 आपको याद हो गए होंगे। अब दोस्तों अगर हम लोग ऐसे याद करें, अनुच्छेद 243 ए में, 243 बी में, 243 सी में, थोड़ा लेंदी भी हो जाएगा और हम लोगों को याद करने में थोड़ा समस्या भी होगी। तो इसीलिए उसको 243 हटा दिए हैं, बी सी डी रख दिए हैं। अगर बी आया है तो समझ लीजिए यहाँ 243 हिडन है। ठीक है, तो ऐसे याद करना थोड़ा आसान हो जाएगा। बी में क्या है, सी में क्या है, डी में क्या है, ऐसे ऐसे आसान हो जाएगा पढ़ना। ठीक है, अब बी में क्या है, बी में गठन है। किसका गठन है, पंचायतों का गठन। बहुत आसान है याद करना, क्योंकि बी से बी आता है और बी से 20 लाख आता है। और 20 लाख का क्या मैटर है अभी समझ में आ जाएगा। 243 में ग्राम सभा, 243 में एक ग्राम सभा के बारे में नियम विधानमंडल बनाएगा। 243 बी में 20 लाख, 20 लाख मतलब पंचायत का गठन। अब पंचायत का गठन हम लोग पढ़ चुके हैं कि पंचायत के गठन में 1957 में बलवंत राय मेहता समिति आई थी। इसमें त्रिस्तरीय पंचायत के गठन की बात की गई थी
और 1988 में एक थुंगन समिति आई थी और 1988 में ही गॉडगिल समिति आई थी। पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ऐसे ही रिवीजन होता है दोस्तों, ठीक है। जहां चीजें हैं तुरंत रिलेट करिए। अगर आपने नोट्स बनाए तो तुरंत पन्ना पलट के देखिए। कल भी 2-3 बार बताए हैं, आज भी 2-3 बार हो गया है, तो मतलब एक बार पढ़ने में एक चैप्टर आप अगर हमारे साथ पढ़ेंगे तो बहुत बार रिवीजन हो जाता है, ठीक है। तो ये 3 समितियां थी, इन्होंने 3 स्तरीय पंचायत के गठन की बात की थी, ठीक है। तो बलवंत राय मेहता समिति 57 में, 88 में थुंगन और गॉडगिल समिति आई थी, ठीक है। तो पंचायतों का गठन 3 स्तर पर। वो 3 स्तर कौन से? ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत होगी, मध्यवर्ती स्तर पर या खंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति होगी, और जिला स्तर पर जिला परिषद या जिला समिति होगी या जिला पंचायत होती है, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए ये 20 लाख का क्या खेल है, पैसा नहीं है 20 लाख, ठीक है। अब देखिए अगर किसी राज्य की जनसंख्या, वैसे तो 3 स्तरीय होती है, ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर, ये गांव स्तर हो गया, मध्यवर्ती स्तर हो गया और जिला स्तर हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। अब कह रहा है कि अगर राज्य की जनसंख्या, मान लीजिए किसी उत्तर प्रदेश की जनसंख्या मान लीजिए 20 करोड़ थी, पहले 25 करोड़ हो जाएगी, मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार 19 करोड़ 95 लाख थी, तो अब लगभग 22-25 करोड़ के करीब पहुंच गई होगी। तो अब ये कह रहा है कि किसी राज्य की जनसंख्या अगर 20 लाख से कम होगी तो वहां पर मध्यवर्ती स्तर का पंचायत नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता क्वेश्चन, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर जिला स्तर नहीं होगा या ग्रामीण स्तर का पंचायत नहीं होगा या मध्यवर्ती स्तर का पंचायत नहीं होगा, ऐसे पूछ सकता क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी है। तो ये ध्यान देना है, अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम है तो वहां पर बीच वाला गायब हो जाएगा। 20 लाख से कम तो बीच वाला गायब, मतलब त्रिस्तरीय है तो बीच वाला गायब, मतलब पंचायत स्तर है, मध्यवर्ती स्तर है, जिला पंचायत है, ठीक है। तो बीच वाला गायब हो जाएगा, इसीलिए कहा जाता है बी में गठन है पंचायतों का, ठीक। तो अगर किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से कम होती है तो मध्यवर्ती स्तर गायब हो जाता है, मतलब बीच वाला स्तर गायब हो जाता है, ठीक है। बा से 20 लाख, बा से बीच वाला, ठीक। ये ध्यान देना है। अब सी से हिसिंग साउंड आ रहा है, सी से संरचना आ जाती है, ठीक। सी संरचना आ जाती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही पूरे मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 19 का कंफ्यूजन होता है ना, अनुच्छेद 19 का पूरा बता दिए हैं आपको, पूरा अच्छे से, एक एक जो 7 खंड है ना अनुच्छेद 19 का, 1 का A B C D E F, ठीक है, जी, पूरा याद करा दिए हैं। ऐसे अनुच्छेद 39 A B C D E F G E F पूरा याद करा दिए हैं। ऐसे ही जो मूल कर्तव्य हैं 51 1 A B C D E F G H I J है कि नहीं, 11 तक है ना K, तो पूरा याद करा दिए। आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो जाके जरूर देखिएगा ये सारे सेशन, एक बार में आपको सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे, कोई ट्रिक नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है बस, ठीक है। अब सी में संरचना आ जाती है, ठीक। सी में संरचना आ जाती है। अब संरचना, कोई भी निकाय बनता है तो उसकी संरचना होती है, संरचना में एक अध्यक्ष होते हैं और बाकी सदस्य होते हैं। अब यहां पर यह ध्यान देना है, जितने भी अध्यक्ष होंगे अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाएंगे। अब हम लोगों के दिमाग में आता होगा, हम लोग तो अपने मुखिया का जो ग्राम प्रधान होते हैं उनको तो चुनाव करके भेजते हैं, तो प्रत्यक्ष हो गया, तो इसमें तो लिखा है अप्रत्यक्ष होता है। अभी देखते हैं पेज क्या है। देखिए जिला स्तर का जो अध्यक्ष होगा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाएगा, क्योंकि उसको जो ग्रामीण स्तर के, जो मध्यवर्ती स्तर के जो सदस्य लोग होते हैं और ये लोग उसको चुनते हैं, ठीक है, ये चीज हो गई। अब मध्यवर्ती स्तर का अध्यक्ष वो भी अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ठीक, ये ध्यान दोगे। लेकिन जो गांव स्तर का अध्यक्ष है, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 243C में लिखा है, वो लिखा है कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करती है। अब राज्य विधानमंडल, उत्तर प्रदेश का राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित कर दी है कि जो गांव स्तर के पंचायत के जो मुखिया होते हैं, प्रधान होते हैं, उनका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है संविधान के प्रावधान के अनुसार ग्राम स्तर का अध्यक्ष या ग्रामीण प्रधान किस प्रकार से चुना जाता है, प्रत्यक्ष चुना जाता है, अप्रत्यक्ष चुना जाता है, या राज्य विधानमंडल विधि द्वारा चुनती है, बनाती है, तो यहां पर होगा राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये हो गया। तो एक मोटा मोटा याद रखना है, अध्यक्ष जितने होते हैं, चाहे ग्रामीण स्तर का, चाहे जिला स्तर का, चाहे मध्यवर्ती स्तर का, वो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, ये मोटा मोटा ध्यान में रखना, ठीक है। लेकिन इसमें एक पेच है विधानमंडल वाला, ठीक, ये हो गया। अब सदस्य जितने होते हैं, सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान देना है। और सदस्य प्रत्यक्ष रूप से गांव स्तर के ग्रामीण वाले चुनेंगे, मध्यवर्ती स्तर के ये लोग चुनेंगे, जिला स्तर के भी सदस्य जो होते हैं प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। दोस्तों जनता इनको चुन के भेजती है, ठीक, ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो सी में पंचायतों की संरचना हो गई। 243 में क्या था, ग्राम सभा,
243A में क्या था, विधानमंडल विधि बनाएगी ग्राम सभा के बारे में। 243B में बीच वाला गायब था, मतलब पंचायतों का गठन था, और C में संरचना थी। ठीक है, ये चीज हो गई। अब डी में देखते हैं, डी में रिजर्वेशन आ जाता है, आरक्षण आ जाता है। ठीक है, डी में आरक्षण आ जाता है। ठीक, ये ध्यान देना है। अब आरक्षण किसको किसको मिलता है, आरक्षण एससी को मिलता है, आरक्षण एसटी को मिलता है, आरक्षण महिलाओं को मिलता है, आरक्षण ओबीसी को मिलता है। तो यही बात याद रखनी है, एससी एसटी महिला ओबीसी। तो अनुच्छेद 243D में आरक्षण है, और एससी एसटी को आरक्षण तो मिला है, लेकिन आरक्षण कितना मिला है, तो जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिला है दोस्तों। ठीक है, क्या मिला है, जनसंख्या के अनुपात में इनको आरक्षण मिला है। मतलब अगर किसी गांव की जनसंख्या मान लीजिए 1000 होगी, ठीक है, और उसमें अगर 200 एससी एसटी होंगे, और इसी 200 में मान लीजिए 150 एससी हैं, 50 एसटी हैं, तो इसी अनुपात में इनको सीटें मिलेंगी दोस्तों। ठीक है, तो 1000 जनसंख्या है तो 5 है, मतलब 200 है तो 5वां हिस्सा हो जाएगा इसका। ठीक है, और 150 है और 50 है, मतलब 50 है कितने, 3 तो 3 1 4, मतलब इसी तरीके से बांट दिया जाएगा अनुपात में। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। ठीक, महिलाओं के लिए आरक्षण 1/3 होगा, मतलब 33% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। कहीं कहीं क्वेश्चन में मिल जाता है 30% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, कई स्टेट पीसीएस में पूछा भी गया है। ठीक, तो गलत हो जाएगा, 1/3 33% दिया गया। ठीक, और कुछ राज्य ऐसे जैसे बिहार है, राजस्थान है, उसमें 50% आरक्षण दिया है। अन्य राज्य भी हैं, ठीक है, 50% आरक्षण दिया। अन्य राज्य में जैसे केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, ये सारे राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश को छोड़कर, उत्तराखंड भी है। ठीक है, बिहार हो गया, ठीक, उड़ीसा हो गया, ये सारे जो हैं इन लोगों ने 50% आरक्षण दे दिया है महिलाओं को। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है, अभी आगे मिलेगा, मैप से बता देंगे। ठीक है, अब देखिए, डी हो गया आरक्षण, सी था संरचना, बी था गठन, ए था विधानमंडल विधि बनाएगा, 243 में क्या था, ग्राम सभा था। तो ऐसे रिवीजन होता है, आगे पढ़ा पीछे का रिवीजन किया। अब अगला देख लेते हैं, ई आ जाता है, ई कार्यकाल आ जाता है। अब ई में कार्यकाल हर चीज का होता है। अब इसका कार्यकाल, पंचायतों का भी एक कार्यकाल होता है, तो पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष कब से होता है, प्रथम अधिवेशन की तिथि से 5 साल होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और नई पंचायत के लिए निर्वाचन होता है, वो कार्यकाल समाप्त होने से पहले कराया जाना अनिवार्य होता है। अब कार्यकाल समाप्त होने के पहले, मान लीजिए 5 वर्ष का कार्यकाल है, तो 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होगा, तो जब समाप्त होने वाला होगा तो 4.5 वर्ष बाद, मतलब 6 महीने पहले जो है चुनाव करा लेना अनिवार्य होता है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और मान लीजिए पंचायत का गठन हो गया, अधिवेशन हो गया, पंचायत का गठन हो गया, पंचायत काम करने लगी। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि समय पहले विघटन कर दिया जाए, जैसे लोकसभा का विघटन होता है, विधानसभा का विघटन होता है, ऐसे पंचायतों का भी विघटन हो सकता है। तो पंचायतों का विघटन समय पहले कौन करता है, ऐसा नहीं कि प्रधान कह दिए कि हो गया विघटन, राज्य सरकार या राज्य विधानमंडल करती है पंचायतों का विघटन दोस्तों। ठीक है, ये चीज है, ध्यान देनी है। और अगर विघटन हो जाता है तो विघटन के बाद क्या होता है, अगर पंचायत का विघटन हो जाता है तो विघटन के 6 महीने के भीतर ही निर्वाचन कराना आवश्यक होता है। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। मतलब अगर विघटन हो जाता है तो 6 माह के भीतर चुनाव कराना आवश्यक होता है, और नई निर्वाचित जो पंचायत होती है वो शेष कार्यकाल के लिए कार्य करेगी, शेष बचे हुए समय के लिए कार्य करेगी। मान लीजिए 5 वर्ष का कार्यकाल था, 3 वर्ष में पंचायत का विघटन हो गया, और पंचायत का विघटन होने के बाद 6 महीने के भीतर चुनाव कराना आवश्यक है। मान लीजिए 6 महीने लगा तो 3.5 महीना, तो 1.5 वर्ष के लिए अगली पंचायत काम करती है, या 1.5 या 2 वर्ष के लिए पंचायत काम करती है, मतलब शेष कार्यकाल के लिए काम करेगी। लेकिन अगर कार्यकाल 6 माह से कम बचा है तो 6 माह तो चुनाव कराने में ही लग जाएगा, है कि नहीं। मान लीजिए 4.5 वर्ष हो गया, 4.5 वर्ष के बाद जो है, मतलब 4.5 वर्ष में पंचायत का विघटन होता है, तो 6 माह तो लगेगा चुनाव ही कराने में करीब करीब। तो इसलिए जो नई पंचायत गठन होगी, अगर शेष कार्यकाल 6 माह से कम है तो पूरे 5 साल के लिए नई पंचायत काम करेगी दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो ये यहां से ध्यान रखना। और चुनाव लड़ने के लिए योग्यता होती है, कुछ चुनाव लड़ने के लिए सबकी योग्यताएं होती हैं। पहली योग्यता क्या है, भारत का नागरिक हो। दूसरी, न्यूनतम 21 वर्ष का, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंचायत में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम 21 वर्ष है, और मतदाता के लिए हर जगह 18 वर्ष है। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए पंचायत में 21 वर्ष है। लोकसभा के लिए योग्यता 25 वर्ष है। राज्यसभा के लिए योग्यता 30 वर्ष है। राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए योग्यता 35 वर्ष है। सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के लिए मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए,
आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। कई बार बता चुके हैं न्यूनतम उच्च न्यायालय के और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितनी होनी चाहिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगला आ जाता है एफ। एफ में अयोग्यता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एफ एक अंग्रेजी में शब्द होता है एफ से फक। फक का मतलब बकवास होता है। अब बकवास है, अयोग्यता है, तो बकवास शब्द है ही, तो अयोग्यता हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जी है शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य, मतलब 243 जी में क्या है, शक्तियां, अधिकार और कर्तव्य। अब इसमें अनुसूची 11 है। 11वीं अनुसूची, हमारे संविधान की जो 11वीं अनुसूची है वो कब जोड़ी गई, 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। और उसमें विषय कितने हैं, 29 विषय हैं टोटल, ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है, 29 विषय हैं टोटल। और उन विषयों में, उन विषयों के अतिरिक्त भी विषय सौंपे जा सकते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान देनी है, ठीक, इंपॉर्टेंट हो गया। अब आ जाता है आई। आई का मतलब होता है वित्त आयोग। आई से वित्त आयोग हो जाता है, मतलब गठन होगा वित्त आयोग का। राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर करता है, या 5 वर्ष से पहले भी कर सकता है राज्यपाल राज्य वित्त आयोग का गठन दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब वित्त आयोग बन गया राज्य के संदर्भ में। अब वित्त आयोग राज्यपाल को कुछ सिफारिशें करता है, कुछ सिफारिश देता है। कौन कौन सी सिफारिश देता है, जैसे केंद्र का वित्त आयोग राष्ट्रपति को सिफारिश देता है, ऐसे यहां पर राज्य का वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिश देता है। कौन कौन सी सिफारिश देता है, राज्य की आय का पंचायतों के मध्य वितरण होना, जो राज्य को जितनी भी आय प्राप्त होती है उसका पंचायतों के मध्य किस रूप में वितरण किया जाए उसके बारे में सुझाव देता है। और दूसरा है राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता और अनुदान। अब आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कल ही पढ़ चुके थे, कौन सी ऐसी समिति है जो राज्य की संचित निधि से राज्य को सहायता और अनुदान देने की सिफारिश की थी, ठीक है। चलिए 2 हिंट दे देते हैं, नाम दे देते हैं। एक तो संथानम समिति होगी, दूसरी जीवी के राव समिति होगी, ठीक है। इन दोनों समितियों में आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक। तो वित्त आयोग राज्यपाल को सिफारिश देता है कि राज्य की आय का पंचायतों के मध्य वितरण किया जाए, और राज्य की संचित निधि से राज्यों को, पंचायतों को सहायता और अनुदान दिया जाए दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। अब अगला क्या है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति को सुधारने का उपाय राज्यपाल को राज्य वित्त आयोग देती है दोस्तों, ठीक है, ये हो गया। चौथा, राज्यपाल द्वारा सौंपे गए विषय। अगर राज्यपाल कोई कार्य सौंपता है वित्त आयोग को, तो वित्त आयोग वो कार्य को करती है। जैसे केंद्रीय वित्त आयोग को राष्ट्रपति कोई कार्य सौंपते हैं तो केंद्रीय वित्त आयोग वो कार्य करती है दोस्तों, ठीक है, ये हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं के में क्या है। के में राज्य निर्वाचन आयोग है। अब राज्य निर्वाचन आयोग आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें अब राज्य निर्वाचन आयोग का गठन का प्रावधान राज्य विधानमंडल करती है, ठीक है। अब राज्य विधानमंडल जब गठन का प्रावधान करती है, जब राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हो जाता है तो उसके अध्यक्ष की नियुक्ति, उसका अध्यक्ष कौन होता है, अध्यक्ष राज्य का जो निर्वाचन आयुक्त होता है वो उसका अध्यक्ष होता है, और उस अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, और उसकी पदमुक्ति दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति की जाएगी, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पदमुक्ति होती है वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति होती है, और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो पदमुक्ति होती है वो असमर्थता और कदाचार के आधार पर होती है। इसका मतलब जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष होते हैं उनको भी असमर्थता और कदाचार के आधार पर पद से हटाया जा सकता है, ठीक है, ये चीज हो गई। और इनकी सेवा शर्तें राज्य विधानमंडल के द्वारा तय की जाती हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाता है एम। एम में क्या है, अपवाद। अपवाद का मतलब पंचायती राज व्यवस्था पूरे भारत में नहीं लागू है, ठीक है, अभी पूरे भारत देश में नहीं लागू है, कहीं कहीं नहीं भी लागू है। तो पंचायती राज व्यवस्था कहां कहां नहीं लागू है ये ध्यान देना है। जैसे 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। अब हम लोग 6ठी अनुसूची पढ़ते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहां पर नहीं लागू है पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, ये ध्यान देना है। और 5वीं अनुसूची में आने वाले 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, और वो 10 राज्य कौन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड, ठीक है, ये 10 राज्य हो गए, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 राज्य हो गए, ठीक है। ये 10 राज्य ऐसे हैं जहां 5वीं अनुसूची, ये 10 राज्य 5वीं अनुसूची में आएंगे, और 5वीं अनुसूची के तहत आने वाले इन 10 राज्यों में
5वीं अनुसूची के तहत आने वाले इन 10 राज्यों में पंचायत व्यवस्था लागू नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, अब यहां पर क्या व्यवस्था लागू होती है? पेसा एक्ट, बाद में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, और यहां से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अनुच्छेद 244(a) के तहत 5वीं अनुसूची के बारे में लिखा गया है और अनुच्छेद 244(2) के बारे में 6ठी अनुसूची के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। ये चीज हो गई 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची। अब असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भी नहीं लागू है। अब आ जाता है मेघालय, नागालैंड और मिजोरम। मेघालय भी आ जाता है, मेघालय नागालैंड भी आ गया, यहां भी नहीं लागू है, और मिजोरम तो है ही, यहां भी नहीं लागू है। अब आता है मणिपुर के पर्वतीय क्षेत्र, जहां पर्वतीय परिषदें हैं, वहां भी नहीं लागू है, मतलब मणिपुर में भी नहीं लागू है। मतलब कितने राज्य हो गए देखिए जहां पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है। अभी और पढ़ेंगे तो चकरा जाएंगे ऊपर अभी। ठीक है, ये चीज हो जाती है। अब आगे देखते हैं पश्चिम बंगाल का जो दार्जिलिंग का पर्वतीय क्षेत्र है, जिसको गोरखालैंड पर्वतीय परिषद कहते हैं, वहां भी नहीं लागू। यहीं पर है दार्जिलिंग का गोरखालैंड पर्वतीय परिषद है, तो यहां भी नहीं लागू है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देनी है। ठीक, अब आ जाता है अरुणाचल प्रदेश का जो अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं लागू होगा। अरुणाचल प्रदेश में भी अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं लागू होता है। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश दोस्तों। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। मतलब अगर यहां से हम लोग मोटा मोटा समझेंगे, अरुणाचल प्रदेश में, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में नहीं लागू है। ये मतलब 7 सिस्टर्स में नहीं लागू है। ठीक है, और बगल में बंगाल, पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग क्षेत्र में भी नहीं लागू है। ठीक, ये चीज ध्यान देनी है। अब हम लोग देख लेते हैं, अब आपवादिक क्षेत्र जो है ये 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में लागू नहीं है। मतलब आपवादिक क्षेत्र में कैसे लागू होगा? तो 5वीं और 6ठी अनुसूची, मतलब अनुच्छेद 244 का 1 और अनुच्छेद 244 के 2 में कैसे लागू किया जाएगा, इसके संबंध में कानून संसद बनाती है। ठीक है, मतलब इसमें पूरे तरीके से, जैसे 73वां संविधान संशोधन 1992 जैसे जैसे अभी अनुच्छेद जो पढ़े हैं, सेम चीजें नहीं लागू हैं। ठीक है, कैसे लागू होगा वहां पर यही प्रावधान, उसको संसद बनाती है कानून। ठीक है, और शेष क्षेत्रों में जो अभी हम लोग देख चुके हैं, शेष क्षेत्रों के लिए राज्य विधानमंडल तय करती है। ठीक है, और राज्य विधानमंडल विशेष बहुमत से तय करती है। और विशेष बहुमत, दोहरा बहुमत। विशेष बहुमत मतलब उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 और समस्त सदस्यों का 50% से अधिक दोस्तों। ठीक है, ये होता है विशेष बहुमत का दोहरा बहुमत। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अगर आप लोग शुरू से पढ़ रहे होंगे तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, विशेष बहुमत क्या होता है, दोहरा बहुमत क्या होगा, याद हो गया होगा। ठीक है, इतनी बार आया है। ठीक, अब देखिए अब आपवादिक क्षेत्र में लागू करना है तो कैसे लागू करना है? कानून बनाएगी संसद, और संसद ने दोस्तों कानून बना दिया पेसा एक्ट 1996, पंचायत एक्सटेंड टू शेड्यूल्ड एरिया। पा से पंचायत, पा से पेसा, पा से 5वीं अनुसूची। समझ रहे हैं ना क्या है ये? तो 5वीं अनुसूची में ही लागू है केवल पेसा एक्ट, केवल और केवल 5वीं अनुसूची में पेसा एक्ट लागू है, ना कि 6ठी अनुसूची में। ये ध्यान देना है, क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो पंचायती राज व्यवस्था के प्रावधानों को एक्सटेंड करना शेड्यूल्ड एरिया में, जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था का विस्तारण। ठीक है, कहां पर? 5वीं अनुसूची में। अब 5वीं अनुसूची में शामिल कितने राज्य थे? 10 राज्य थे, अभी बता चुके हैं 10 राज्य। और 5वीं अनुसूची में शामिल 10 राज्य कौन कौन से हैं? सबसे ऊपर हिमाचल प्रदेश। अगर आप देखे होंगे मैप तो याद हो जाएगा, मैप खोल लीजिए आप तुरंत, मैप में याद हो जाएगा। ऐसा नहीं मैप खाली जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे 1.5-2 महीना तभी मैप तैयार होता, ऐसा नहीं। तो मैप तैयार करने का एक प्रोसेस है, शुरू की पढ़ाई से आखिरी की पढ़ाई तक मैप कभी नहीं तैयार होता है। मैप हमेशा एडिशन होता रहता है मैप तैयारी में। ठीक है, तो जहां भी मैप का कोई जगह मिले उसको तुरंत मैप में देखिए। हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मैप में देखेंगे आपको एक गोला बन जाएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब पंचायत को एक्सटेंड करना शेड्यूल्ड एरियाज में, उसके लिए पंचायतों को कुछ अधिकार दिया गया। वहां की पंचायतों को, शेड्यूल्ड एरिया की ग्राम सभा और पंचायतों को कुछ अधिकार दिया गया, मतलब उनको अधिक शक्ति संपन्न बनाया गया इन राज्यों में, 10 राज्यों में। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। अब क्या बताया गया? सामाजिक और आर्थिक विकास योजनाओं को अनुमोदित कर सकते हैं ये 10 राज्य, 5वीं अनुसूची में शामिल राज्य। मतलब पेसा एक्ट के तहत जो जनजाति क्षेत्र हैं उनको अधिकार संपन्न बनाया गया, सामाजिक विकास कार्य योजनाओं को अनुमोदन करने का अधिकार दिया गया। अब कौन कौन से कार्य? जैसे संसाधनों पर नियंत्रण, संसाधन पर नियंत्रण करना। इसीलिए तो देखिए जो
लद्दाख है, जो सोनम वांगचुक अभी धरना दे रहे हैं, वो इसीलिए कि पंचायतों उनको छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। 5वीं और छठी अनुसूची वालों को अलग से जो है उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पर संसाधनों का नियंत्रण वो खुद करेंगे। लघु वन उत्पादों पर स्वयं का स्वामित्व होगा, ग्राम सभा का स्वामित्व होगा, ठीक है। जो ग्राम सभा में संसाधन पाए जाएंगे उनका स्वामित्व होगा। लघु वन उत्पाद पर ग्राम सभा का स्वामित्व होगा, उस पर उनका नियंत्रण होगा, राज्य का नहीं, ठीक है, केंद्र का नहीं, ठीक, ये ध्यान देना है। बाजार का प्रबंध कैसे किया जाए, ग्राम सभा करेगी। खनिजों को लाइसेंस देना, पट्टे देने का काम ग्राम सभा करती है वहां पर, ठीक है। ये सब चीजें हो जाती है, तो ग्राम सभा वहां पर संपन्न हो जाती है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र में, इसीलिए उनको कुछ एक्स्ट्रा प्रावधान किया गया है। भूमि अधिग्रहण बिना ग्राम सभा के परामर्श के नहीं हो सकता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी यहां से गया, पूंजीपति गए, है कि नहीं, वहां पर भूमि अधिग्रहण कर लिए, फिर वहां खनिज खुदाई चल रही है, खनिज संसाधन खोजे जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। भूमि का अधिग्रहण बिना ग्राम सभा या ग्राम पंचायत की परामर्श के नहीं हो सकता है, ठीक है। अब कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे अभी ऊपर देख चुके थे ना, 50% से अधिक महिलाओं का आरक्षण कहां कहां प्राप्त है, बस एक लाइन देख लेते हैं, ये आपका काम खत्म हो जाता है, ठीक है। अब देखिए 50% से अधिक महिलाओं को आरक्षण कहां कहां दिया गया है, तमिलनाडु, केरल, देखिए इमेजिन करिएगा, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तमिलनाडु दक्षिण भारत, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत के राज्य, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात देखिए सटा हुआ है, राजस्थान उससे सटा हुआ है, हिमाचल प्रदेश ऊपर अभी 5वीं अनुसूची का राज्य है, हिमाचल से पंजाब, फिर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, त्रिपुरा, इनमें सब में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है दोस्तों। ये देखिए कौन कौन से, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, और ये बिहार भी आ जाता है, ठीक है, पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, सिक्किम, ये सब आ जाते हैं दोस्तों, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक। तो ऐसे पढ़ाई होती है, जहां भी मैप आए तुरंत मैप अपना तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक रहेगा, हम लोगों का पंचायत खत्म हो गया है। अगले सेशन में हम लोग पंचायतों के क्वेश्चन आंसर के साथ मिलेंगे, ठीक है, मतलब एमसीक्यूज के साथ, और वो एमसीक्यूज उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी होंगे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी होंगे, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने पूरा पंचायत राज व्यवस्था खत्म कर दिया है, भाग 9 खत्म कर दिया है। इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पर भेज देंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।